जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाशी तोमर, बी चंद्र तोमर, सी चंदा तोमर और डी आशा रानी। तो दोस्तों याद रखें, नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम चंद्रो तोमर, जिन्हें हम शूटर दादी के नाम से भी जानते हैं, उनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों चंद्रो तोमर को शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रो, जिन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है, उत्तर प्रदेश के बागपत में बिनौली के जौहड़ी गांव की रहने वाली थी। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल को निधन हो गया था। इसी साल हुआ है दोस्तों, 30 अप्रैल को चंद्रो तोमर का निधन, जो शूटर दादी के नाम से जानी जाती थी। कोरोना के कारण इनका निधन हुआ था। उनके ऊपर बॉलीवुड मूवी सांड की आंख भी बनाई गई थी। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही लॉजिकल पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर के नाम पर किस नाम से मूवी बनाई गई, तो सांड की आंख, और उसमें उनका किरदार किसने निभाया, तो आप याद रखें जिसमें अभिनेत्री तापसी पन्नू ने उनका किरदार निभाया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है? आपके ऑप्शन है ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हवाई अड्डा संचालकों की एक वैश्विक संस्था ने उन हवाई अड्डों को मान्यता देने के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान 5 साल की अवधि में कई ASQ पुरस्कार जीतकर ग्राहक सेवा में लगातार उत्कृष्टता प्रदान की है। निर्णय ACI द्वारा आयोजित AQS सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए यात्रियों की राय के आधार पर किया जाता है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 5 वर्षों में कई ASQ पुरस्कार जीतकर लगातार ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान की है। दोस्तों याद रखें, पूरे विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सम्मान कितने एयरपोर्ट को दिया गया है, तो मात्र 6 एयरपोर्ट को यह सम्मान दिया गया है, जिनमें से एक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह सम्मान पाने वाला एक हवाई अड्डा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, भारत में ही दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों कौन सा रेटिंग सिस्टम है? IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL के साथ सहयोग किया है। यह रेटिंग प्रणाली नए हाई स्पीड रेल स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगी। IGBC ग्रीन HSR रेटिंग का उद्देश्य कंप्यूटर अनुभव को बढ़ाते हुए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए PM गरीब योजना, बी PM रोजगार योजना, सी PM आयुष योजना, सी PM गरीब कल्याण योजना। तो दोस्तों याद रखें, NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PM गरीब कल्याण योजना, जो कि नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अभी इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करेगी, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित के
तहत शामिल हैं। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा संस्करण है। तो दोस्तों याद रखना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा संस्करण होगा यह, और कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए कोलंबिया, बी बांग्लादेश, सी केन्या और डी नेपाल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां कोलंबिया देश में पाई जाती हैं। दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार कोलंबिया दुनिया की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है। इस दक्षिण अमेरिकी देश में सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया है। दोस्तों याद रखें, यहाँ किसने तैयार किया है, तो वैज्ञानिकों ने किया है, इनकी टीम ने, और किस नाम से किया है या शीर्षक से, तो चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया गया है। 200 से अधिक तितली प्रजातियां केवल कोलंबिया में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? कोलंबिया में। कुल विश्व की तितलियों की प्रजातियों के 20% के लगभग कोलंबिया में पाई जाती हैं। नजर डालें दोस्तों कोलंबिया की तरफ, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बोगोटा तथा राष्ट्रपति इवान डुक्यू है और कोलंबिया की मुद्रा पेसो है। दोस्तों यहाँ याद रखें कि यहाँ पर राष्ट्रपति गणतंत्र से रूप से शासन किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर एनजेन्यूटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी मंगल, सी शुक्र और डी पृथ्वी। तो दोस्तों याद रखें, नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर एनजेन्यूटी मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मार्च 2020 मिशन के एक हिस्से के रूप में नासा का छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर एनजेन्यूटी मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। अब अगर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह 2020 मिशन का हिस्सा है तो हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसने हाल ही में अपनी 8वीं उड़ान भरी है। हेलीकॉप्टर ने एक और नए स्थान पर उतरने के लिए अपनी 8वीं उड़ान पूरी की। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एनजेन्यूटी पहला मानव निर्मित ऐसा उपग्रह है जिसने किसी अन्य ग्रह की सतह पर उड़ान भरी थी और यह अब अपनी 8वीं उड़ान भर चुका है। अपनी नवीनतम उड़ान में एनजेन्यूटी ने 160 मीटर दक्षिण में एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी है। दोस्तों यह मंगल की सतह पर अभी भी खोज कर रहा है। अब नजर डालें दोस्तों हम मंगल ग्रह के बारे में, तो सबसे पहले मंगल ग्रह का परिचय देख लें। तो मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन है तथा घूर्णन समय 24 घंटे 37 मिनट है। मंगल ग्रह का उपनाम देखा तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से चौथा ग्रह है। तो दोस्तों याद रखें, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल है। इसके 2 उपग्रह हैं, दोनों उपग्रह के नाम याद रखें दोस्तों, फोबोस और डीमोस। दोस्तों साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि सौरमंडल का अब तक का ज्ञात सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर ही है। इसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ओलंपस मॉन्स कौन से ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह पर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 27 किलोमीटर। ना कि आप माउंट एवरेस्ट लगा दें, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सिर्फ पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब नजर डालेंगे हम नासा की तरफ दोस्तों, तो नासा के प्रशासक बिल नेल्सन है जो कि इसके 14वें प्रशासक हैं दोस्तों। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। साथ ही नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वनप्लस ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अपनी बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी ऋषभ पंत, सी जसप्रीत बुमराह और डी शुभमन गिल। तो दोस्तों याद रखें, वनप्लस ने हाल ही में जसप्रीत बुमराह को अपनी बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वनप्लस ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह का अपनी बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया। वनप्लस बियरेबल कैटेगरी में वनप्लस वॉच शामिल है, जो वनप्लस की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट बियरेबल है जो प्रीमियम डिजाइन, सीमलेस कनेक्शन, स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग और अविश्वसनीय बैटरी लाइफ प्रदान करती है। वनप्लस की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों, तो वनप्लस की स्थापना 16 दिसंबर 2013 को हुई थी। इसका मूल संगठन का नाम BVK इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोस्तों वनप्लस का मुख्यालय शेंजन चीन में स्थित है तथा इसके संस्थापक पीट लाउ
और कार्ल पेई है। साथ ही याद रखें दोस्तों, इसके वर्तमान में सीईओ भी पीट लाउ है। तो वही संस्थापक हैं पीट लाउ और कार्ल पेई, उसमें से पीट लाउ हैं इसके सीईओ। स्थापना है 16 दिसंबर 2013 की और मुख्यालय शेंझेन चीन में स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखना सारी चीज़ें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा भारत के किस राज्य में लगाया गया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी असम। तो दोस्तों याद रखें, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबर का पौधा भारत के असम राज्य में लगाया गया है। असम में रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबर का पौधा लगाया गया है। जीएम रबर का पौधा भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान पुथुपल्ली कोट्टायम केरल में विकसित किया गया है। तो दोस्तों यह विकसित कहाँ किया गया है? पुथुपल्ली कोट्टायम केरल में विकसित किया गया है। जबकि इसे लगाया क्या कहाँ गया है? तो असम में लगाया गया है। असम में कहाँ? गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर लगाया गया है। देखते हैं दोस्तों, अब असम की तरफ नजर डालेंगे तो जैसे हम असम को देख सकते हैं, इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो बांग्लादेश और भूटान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तथा अगर राजकीय सीमा देखें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से इसकी राजकीय सीमाएं लगती हैं। देखते हैं अब दोस्तों असम की डिटेल्स की तरफ। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना 1912 में असम प्रांत ब्रिटिश भारत के तौर पर हुई थी, जबकि यह भारतीय का हिस्सा भारत और का हिस्सा 15 अगस्त 1947 को बना। राज्यपाल वर्तमान में असम के जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। पड़ोसी राज्य देखें अगर तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल असम के पड़ोसी राज्य हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर हम तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों याद रखना, असम में देश का सबसे लंबा रेल पुल बोगीबील स्थित है। इस पुल का निर्माण असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में करवाया गया है। तो दोस्तों असम का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है? देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबील है, जो कि असम में स्थित है। देखते हैं आगे के तथ्य दोस्तों। तो असम में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ? असम में। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर थीं, जिनका निधन हो चुका है दोस्तों। असम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला कौन सा रेलवे स्टेशन है? पहला भारतीय रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन से राज्य में? तो असम राज्य में। भारत का पहला तेल संग्रहालय गुवाहाटी असम में बनाया जाएगा। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास राज्यव्यापी स्मार्ट परिवहन समाधान और यात्रियों के लिए सामान्य मोबिलिटी कार्ड है। असम देश का अकेला राज्य जहां नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, NRC रजिस्टर्ड है। साथ ही इसके बाद याद रखें दोस्तों, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, चाय उत्पादक राज्य। साथ ही एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी असम में ही स्थित है। यह दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिगबोई क्या है तो आपको पता होना चाहिए यह तेल रिफाइनरी सेंटर है, एक केंद्र है, और यह एशिया का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी केंद्र है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बिल किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ए विन डीजल, बी बिल स्मिथ, सी जॉन सीना और डी द रॉक। तो दोस्तों याद रखें, बिल स्मिथ की आत्मकथा है। यह पुस्तक पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है। पहला ही फैक्ट याद रखें दोस्तों, यह पुस्तक कौन सा प्रेस प्रकाशित करेगा? तो पेंगुइन प्रेस। और कब? 9 नवंबर को। बिल स्मिथ लेखक, इनके सह लेखक कौन है? मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सह लेखन कर रहे हैं। और कवर को न्यू ऑरलियंस कलाकार ब्रैंडन बीमाइक ओडम्स द्वारा डिजाइन किया गया है। तो कवर किसने डिजाइन किया है?
न्यू ओरलियंस कलाकार ब्रैंडन बी माइक ओडम्स ने के द्वारा इसका कवर तैयार किया गया है। इसमें पेंगुइन रैंडम हाउस ऑडियो से बिल की ऑडियो भी सुनाएंगे। तो दोस्तों बिल की ऑडियो कहाँ से सुनाएंगे? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसकी ऑडियो सुनाएंगे। कौन? खुद बिल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी जमशेदजी टाटा, सी जेफ बेजोस और डी अजीज प्रेम जी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जारी पिछले 100 वर्षों की विश्व की सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में जमशेदजी टाटा सबसे पहले स्थान पर रहे हैं। हाल ही में हरून रिसर्च और एयरडेल गिव फाउंडेशन के द्वारा जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने पिछले 100 वर्षों में 102.4 अरब डॉलर दान किए हैं, जो कि मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 84 अरब डॉलर से भी अधिक है। तो दोस्तों इन्होंने मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ से अधिक मतलब 102.4 अरब डॉलर पिछले 100 वर्षों में दान कर दिया है। किसने? जमशेदजी टाटा ने। याद रखना है दोस्तों, यह दुनिया के सबसे बड़े दानदाता की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक को विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नामित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी मोंटेक अहलूवालिया, सी रघुराम राजन और डी नरेंद्र जाधव। तो दोस्तों याद रखें, मोंटेक अहलूवालिया जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक हैं, इनको विश्व बैंक और IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य पर के लिए नामित किया गया है। दोस्तों मोंटेक अहलूवालिया वर्तमान में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के प्रतिष्ठित फेलो और भारत के योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मोंटेक अहलूवालिया पहले भारत में किस पद पर थे, तो यह योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, मतलब पहले उपाध्यक्ष के पद पर थे योजना आयोग में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जालंधर के कोटकला गांव के प्रदीप सिंह टिवाना हाल ही में किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें, क्योंकि विदेशों की नियुक्तियां पूछी जाती हैं और खासकर पहले भारतीय की तो बहुत अच्छे से। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, जालंधर के कोटकला गांव के प्रदीप सिंह टिवाना हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों वे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया की कंट्री कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बैरिस्टर प्रदीप सिंह टिवाना मूल रूप से कोटाकला के रहने वाले हैं। नजर डालेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान में सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय तथा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। दोस्तों याद रखें, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल क्विंटन ब्राइस हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन करके इस क्लास की PDF भी ले सकते हैं। दोस्तों आप सब अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।